प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र यद्यपि दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नंबर दो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया और आज हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र की प्रकृति, अर्थात लोकतंत्र की प्रकृति कितनी होती है। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे कि लोकतंत्र की तीन प्रकृति होती है। लोकतंत्र की तीन प्रकृति होती है। नंबर एक राजनैतिक लोकतंत्र होता है, नंबर दो आर्थिक लोकतंत्र होता है और नंबर तीन सामाजिक लोकतंत्र होता है। आपको इसको बेहतर तरीके से समझना होगा कि केवल और केवल लोकतंत्र कह देने से ही लोकतंत्र नहीं हो जाता है। लोकतंत्र में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उसको भी बहुत महत्वपूर्ण मायने बात रखती है। तो इसलिए हमको देखना है कि लोकतंत्र का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र का नेचर यह है कि नंबर एक राजनैतिक लोकतंत्र और नंबर दो सामाजिक लोकतंत्र और नंबर तीन आर्थिक लोकतंत्र। अब आप एक एक टॉपिक को विस्तार से समझने का प्रयास करिए कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। राजनीतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिस राज्य में किसी भी नागरिक को वोट देने का अधिकार है, किसी भी नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है या किसी भी व्यक्ति को पद पाने का अधिकार है। तो यदि इस प्रकार का लोकतंत्र यदि आपके राज्य में है तो ये समझिए कि आप राजनीतिक लोकतंत्र आपके यहाँ परिपक्व है। भारत में देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र बहुत ही अच्छे से एक परिपक्व अवस्था में है। क्यों? यहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी पद को पाने का अधिकार है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये आपको राजनीतिक लोकतंत्र का परिपक्वता को दिखाता है। और दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी बात ये है कि सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है? सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि जिस राज्य में सामाजिक लोकतंत्र होगा वहाँ पर छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, जातिवाद का भेदभाव नहीं होगा, सांप्रदायिकता के आधार पर कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो ये समझिए कि वहाँ का लोकतंत्र सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर है। भारत ने राजनैतिक लोकतंत्र में तो बहुत ही परिपक्वता हासिल कर ली, लेकिन आज भी देखा जाए 75 वर्षों के इतिहास में तब भी हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारे जगहों पर छुआछूत का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, सांप्रदायिक आधार पर दंगे फसाद का भेदभाव, जहाँ पर देखिए आए दिन खबरें हमको मिलती हैं। तो इस बात को यह दर्शाता है कि हम अपने समाज में सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होंगे? यदि हमारा सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार इस पर विशेष काम करे, तब कहीं जाकर सामाजिक लोकतंत्र हमारे यहाँ का मजबूत होगा। और तीसरा जो आधार इसका बताया गया है कि लोकतंत्र की प्रकृति का नेचर कैसा होता है, आर्थिक लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, अब आर्थिक लोकतंत्र भी आप देखेंगे कि आर्थिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें आर्थिक विषमता कम से कम होनी चाहिए। अर्थात आर्थिक विषमता का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है। ये जो बीच की खाई है, इस खाई को कम करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार का दायित्व तो बनता है कि इस खाई को कम से कम किया जाए। आज 75 वर्षों के इतिहास में भारत आर्थिक लोकतंत्र के रूप में बिल्कुल ही कमज़ोर साबित हुआ है। यद्यपि भारत सरकार ने बहुत ही प्रयास किया है, लेकिन फिर भी ये समझिए कि आर्थिक रूप से अभी भी हमारे यहाँ विषमता बड़ी तेज़ी से है। कुल जो प्रॉपर्टी है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कुल संपत्ति केवल 2 से 3% लोगों के हाथ में रहती है और बाकी 90-95% लोग उसी थोड़ी सी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी पाते हैं। तो ये विषमता कैसे दूर होगी? ये विषमता दूर होगी कब? जब सरकार सभी लोगों को अवसर दे, सरकार सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करे, सरकार सभी लोगों के बारे में विशेष ध्यान दे। हाँ, कहाँ पर कितनी नौकरियां जा रही हैं, समाज में कैसे किसके साथ व्यवहार हो रहा है। यदि इन सब विशेष तौर पे सरकार ध्यान देगी
तो ये समझिए कि आप आर्थिक रूप से परिपक्व होंगे। आर्थिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विषमता यहाँ है, जो बातें नहीं कहनी चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी उस बात को बोलता हूँ कि एक एक घर परिवार में 8-8, 10-10 सर्विसें लगी हुई हैं, और एक एक परिवार ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कोई सर्विस नाम की जगह ही नहीं है। तो आप कैसे आप समझ सकते हैं कि हम आर्थिक रूप से परिपक्व हैं? आर्थिक विषमता हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है, इस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र की प्रकृति 3 होती है। राजनैतिक लोकतंत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है आज भी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दर्शाता है कि सामाजिक लोकतंत्र हमारे यहाँ अभी परिपक्व नहीं है। और आर्थिक लोकतंत्र, जिसके विषय में हमने अभी आपको विस्तार से बताया कि आर्थिक असमानता भारत में बहुत ज़्यादा है। एक आदमी रोड पर सोता है और एक आदमी आसमान पे। एक खुली आलोचना है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज में कि जो सोसाइटी है कि आर्थिक रूप से कितने ऊंच और नीचे भागों में बटी हुई है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हम नोट्स भी आपके लिए लाए हैं। आप इस नोट्स को देखिए और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, एक बार आप इसको रीडिंग कर लीजिए। लोकतंत्र की प्रकृति, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की प्रकृति 3 होती है। नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को आप कैसे लिखेंगे? राजनीतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें किसी राज्य के नागरिकों को मत देने का अधिकार, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, पद पाने का अधिकार आदि। स्वतंत्रता के साथ साथ भारत ने राजनीतिक लोकतंत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरा देखिए, सामाजिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें समाज में जात पात, छुआछूत, भेदभाव व सांप्रदायिकता पर आधारित भेदभाव नहीं होता है, सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपरांत भी भारत सामाजिक लोकतंत्र हासिल नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि आज भी भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता आधारित दंगे आदि सारी समस्याएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि यह भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, सामाजिक लोकतंत्र को पाना। और नंबर 3 कंडीशन क्या है? आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र कैसे आप लिखेंगे कि वह लोकतंत्र जिसमें हर पेट को भोजन, हर तन को कपड़ा तथा लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। एक बार दोबारा देखिए, आर्थिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र जिसमें हर पेट को भोजन, हर तन को कपड़ा, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लोगों के बीच आर्थिक विषमता कम से कम हो, आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। यद्यपि भारत ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है, लेकिन आज भी भारत में बहुत सी गरीबी है। आर्थिक लोकतंत्र पाना भी भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। अब आपके लिए कुछ नोट्स बना के मैं दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। नोट्स में क्या है कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र काफ़ी परिपक्व है, जबकि भारत में अच्छी स्थिति नहीं है। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा, बहस, बहुमत, सहिष्णुता, नैतिकता और आम सहमति है। लोकतंत्र इन्हीं बातों पर टिका हुआ है कि यदि समाज में स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, हर व्यक्ति की एक गरिमा है, किसी भी कानून बनाते समय, कुछ भी करते समय बहस करने का अधिकार है, फिर बहुमत का अधिकार है, सहिष्णुता है, किसी के प्रति असहिष्णु नहीं होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और लास्ट में सबकी आम सहमति होनी चाहिए। और नंबर 3 क्या है? लोकतंत्र मानव अधिकारों पर आधारित शासन प्रणाली है जो विधि शासन पर आधारित है, अर्थात लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो रूल ऑफ लॉ पर काम करती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि लोकतंत्र की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र की प्रकृति कैसी होती है। नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र। इस पर आप अपने विचार से सोचिए कि क्या भारत सही मायने में सामाजिक और आर्थिक रूप से परिपक्व हुआ है कि नहीं हुआ है।
यदि हुआ है या नहीं हुआ है, आप अपना विचार अपने कमेंट के माध्यम से हमको भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।